नमस्कार, मैं विजय शर्मा आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग प्रकरण को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जो उपसर्ग है, उस उपसर्ग को किस तरीके से आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अप प्लस व, ये क्या बन जाता है? अपव्यय। तो जो अपव्यय है, इसके अंतर्गत अब तो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और व्यय क्या हो गया? इसके अंदर मूल शब्द हो गया। तो हम उपसर्ग को कैसे याद कर सकते हैं? देखिएगा, जो ऊ है, ऊ और आगे, इन दोनों की जो बनावट है वो कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल समान दिखाई दे रही है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ए है, इसकी बनावट, और ये ऊ है, इसकी बनावट दोनों समान है। तो हमेशा जब भी हमें इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि आगे और पीछे लिख करके देख लें। अगर ऊ और ए दोनों की बनावट समान दिखाई दे रही है, इसका मतलब है उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं? शब्द से आगे लगते हैं, और सबसे आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसी तरीके से उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में कोई महत्व नहीं होता, परंतु जब ये किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं तो उनके अर्थ को विशेष रूप देते हैं। जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता है। जब ये किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं तभी क्या होता है? इनका महत्व होता है। हिंदी में संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जो उपसर्ग है वो हिंदी में हिंदी से भी आए हैं, संस्कृत से भी आए हैं, और उर्दू भाषा से भी इन शब्दों के अंतर्गत इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। आइए एक एक जो उपसर्ग है उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग और उनसे बने शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो क्या है? तत्सम। तत् यानी उसके, सम यानी समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत से आए हों और संस्कृत से आकर के हिंदी में जो के तो जिनका प्रयोग किया जा रहा है, वो उपसर्ग कौन से होते हैं? वो तत्सम उपसर्ग होते हैं। आइए इनके उदाहरण अब हम देख लेते हैं। जैसे अति। अति का क्या अर्थ हो गया है? बहुत अधिक, यानी परे, अधिक। इससे क्या शब्द बनेगा? अति वृष्टि, अतिशय, अतिक्रमण, अत्याचार, अतिरिक्त, अत्यंत। अधि। अधि का मतलब क्या हो गया? ऊंचा या श्रेष्ठ। इससे क्या शब्द बनेगा? अधिवक्ता, अधिनायक, अधिगम, अधिकार, अधिकृत, अधिपति। अनुपसर्ग। अनुपसर्ग से क्या शब्द बनेंगे? इससे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, यानी पीछे या बाद में। अनुगमन, अनुसार, अनुशासन, अनुरोध, अनुभव, अनुकूल। अब है, अब उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अनुचित, बुरा या दूर, यानी अपमान, अपयश, अपशब्द, अपहरण, अपकीर्ति, अपव्यय। अभी उपसर्ग है। अभी का अर्थ होता है सामने, पास या चारों ओर। अभिमान, अभिशाप, अभिनय, अभिनव, अभिप्राय, अभियोग। देखिए, आप लोग इस तरीके से इनके अतिरिक्त भी और अन्य शब्द बना सकते हैं। उसके लिए आप लोग सभी जो है अभ्यास करें, और अभ्यास करके नए शब्दों का निर्माण करें। देखिएगा, इनके अलावा और भी उपसर्ग हैं। जैसे अव है। अव का अर्थ हो गया बुरा, हीन। इसका जो उपसर्ग है वो है, उसके अंतर्गत जो शब्द बनाएंगे वो है अवगुण, अवनति, अवसान, अवमूल्यन, अवशेष, अवरोध। आ से क्या बन गया है? आ का अर्थ हो गया तक, समेत या
पर्यंत, आ जन्म, आ जीवन, आ मरण, आ गमन, आ वास, आ रक्षण। उत का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या ऊपर, यानी उन्नति, उन्नयन, उत्थान, उद्घाटन, उन्नायक, उच्च वास। उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग का अर्थ क्या हो गया? निकट, समान, गौण, यानी उपवन, उपसर्ग, उपवास, उपहास, उपग्रह, उपयोग। दुस है, दुस का अर्थ क्या हो गया है? कठिन या बुरा, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साध्य। दुर है, दुरुपसर्ग का क्या अर्थ हो गया? कठिन या बुरा, दुर्बल, दुर्दिन, दुर्जन, दुर्योग, दुर्विजय, दुर्भाग्य, दुर्लभ। निस है, निस का अर्थ क्या हो गया है? निर या रहित या नहीं, निष्काम, निश्चल, निष्पाप, निर्मम, निरपराध, निराहार। ये इससे बने हुए शब्द हैं। नी का देखिएगा, समूह, आदेश या समीपता। इससे क्या बन गया? नियम, निबंध, निकेतन, निषेध। परा जो शब्द है, परा से बनेगा, इसका जो अर्थ है वो है उल्टे, पीछे या विपरीत। पराजय, पराधीन, पराश्रयी, पराक्रम, पराकाष्ठा, पराभव। परि है, परि उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? चारों ओर, पूर्णतः, क्रम। परिधि, परिक्रम, पर्यावरण, परिवार, परिश्रम, परित्याग। अब देखिएगा, जो प है, प्र का क्या अर्थ होता है? आगे, सामने, उत्तम या समान। प्रमाण, प्रचार, प्रहार, प्रहर, प्रसाद, प्रकांड, प्रवेश। पति उपसर्ग का जो अर्थ है वो है हर एक, विरुद्ध, प्रतिशत, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्याशा। वि उपसर्ग वी का अर्थ होता है विशेष, विभिन्नता, अभाव। इसका जो शब्द है वो बनेंगे वियोग, विराम, विमल, विकार, विहार, विज्ञान, विशिष्ट, विशुद्ध। सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग से जो इसका अर्थ है वो होता है संयोग, अच्छा या सहित। इसके उपसर्ग देखिएगा, संन्यास, संपर्क, संबंध, संचय, संयोग, संचार, संग्राम, सम्मुख। इसके बाद में इसका जो अगला उपसर्ग है वो है सु। सु का अर्थ होता है अच्छी तरह या सुंदर, जैसे सुफल, सुकर्म, सुदिन, सुपुत्र, स्वागत, सुपात्र, सुशिक्षित, सुलभ। तो ये सारे के सारे जो उपसर्ग हैं, इनसे ये शब्द बने हुए हैं। आइए हिंदी के उपसर्ग हम पढ़ते हैं। इन उपसर्गों का दूसरा नाम क्या होता है? तद्भव उपसर्ग भी है। इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ में किया जाता है। जो हिंदी के उपसर्ग हैं, उनका किस में प्रयोग करते हैं? हिंदी के शब्दों के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। आइए इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा, जो ए है, ए का अर्थ होता है अभाव रहित, हीन। इससे क्या शब्द बनेगा? ए प्लस था यानी अथा, ए प्लस छूत यानी अछूत, अजान, असार, अनाथ। अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, अन प्लस जान यानी अनजान, अन प्लस पढ़, अनपढ़। उसी तरीके से अनभल, अनचाहा, अनमना, अनहोनी, अनघड़। अध का अर्थ होता है आधा, यानी अधपका, अधजला, अधमरा, अधखिला, अधपारी, अधकचरा। अव का अर्थ होता है हीन या बुरा, अवघट, औजार, अवगुण। उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 29 यानी 30 में एक कम, 49 यानी एक 50 में कम, 59 यानी 60 में एक कम, 69 यानी 70 में एक कम। क्या या कु, इसका अर्थ होता है बुरा, कपूत, उल्टा, कुकर्म, कुफल। चौ का अर्थ क्या होता है? चार, यानी चौराहा, चार राहों का समाहार, चौमासा, चौपाटी, चौतरफा, चौमुखी, चार मुखों का समाहार। दू है, दू का अर्थ क्या हो गया? रहित या दो, दुबला, दुगुना, दुविधा, दुकूल। नी का अर्थ क्या हो गया? रहित। इससे क्या शब्द बनेगा? निकम्मा, निडर, निहत्था और निदान। बिन, बिन का अर्थ क्या हो गया? बिना, बिन बात, बिन खाए, बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन चाहे, बिन बुलाए। ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? इनके शब्द हो गए हैं। इसी तरीके से
जो अगला उपसर्ग है वो है आगत या विदेशी उपसर्ग। इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में होता है, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग इसी कोटि में आते हैं। आइए इनके उदाहरण अब हम देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, उपसर्ग है अल। इसका अर्थ होता है निश्चित या इसलिए। अलगस्त, अलगरज, अलसुबह, अलगस्त। एन का मतलब क्या होता है? ठीक। एन वक्त, एन मौके। कम का मतलब क्या होता है? थोड़ा, कमतर, कम उम्र, कम अक्ल, कमजोर, कम सीन। खुश का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न या अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशबू, खुश दिल, खुश खबरी। इसी तरीके से है गैर यानी पराया नहीं। इसका जो शब्द बनेंगे वो है गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर वाजिब, गैर कानूनी, गैर मतलब। इसके बाद में है वो है दर। दर का अर्थ क्या होता है? में, यानी दर असल, दरमियान, दर हकीकत। इसी तरीके से शब्द है वो बनेंगे। ना उपसर्ग देखेंगे हम। ना का अर्थ होता है बिना नहीं, नादान, नासमझ, नालायक, नाकारा, नासमझ। नीम उपसर्ग से बने, नीम उपसर्ग का अर्थ है वो है आधा। इसके बनेंगे नीम हकीम, नीम होश, नीम पावाल। ब उपसर्ग है, ब उपसर्ग का अर्थ होता है साथ या सहित। इसके शब्द बनेंगे बखूबी, बदौलत, बदस्तूर और बनाम। इसी तरीके से इसी के और भी बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं, वो देख लेते हैं हम। जैसे बा है, बा का अर्थ क्या होता है? सहित। बा इज्जत, बा कायदा, बा अदब, बा असर, ये सारे के सारे उर्दू भाषा के शब्द हैं। बद, बद यानी बुरा या खराब, बदकिस्मत, बदहवास, बदसूरत, बदचलन, बदनाम, बदनीयत। बर, बर का अर्थ क्या होता है? ऊपर या बाहर। बर्खास्त, बर्दाश्त। बे, बे का मतलब क्या होता है? बिना, बेईमान, बेरहम, बेशरम, बेवफा, बेराह, बेकायदा। बिला, बिला का अर्थ क्या होता है? बिना, बिला वजह, बिला शर्त। ला, ला का अर्थ क्या होता है? बिना या रहित। लावारिस, लाइलाज, लापरवाह, लापता, लाजवाब। सर, सर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या मुख्य। सरकार, सरपंच, सरताज, सरहद। हम का अर्थ क्या होता है? साथ। हमराज, हमराह, हमदम, हमदर्द। हर का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक, हर दिन, हर रोज, हर वक्त और हर हाल। देखिएगा, इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग के लिए जिन जिन शब्दों के साथ अंग्रेजी के उपसर्ग लगते हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे चीफ है। चीफ का अर्थ क्या होता है? मुख्य, यानी चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ इंचार्ज हो गया, चीफ जस्टिस हो गया। जनरल, जनरल यानी सामान्य, यानी जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट, जनरल कमांडर। डिप्टी का मतलब क्या होता है? डिप्टी का मतलब होता है उप। डिप्टी का मतलब क्या होता है? डिप्टी का मतलब होता है उप। जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन। हाफ, हाफ यानी आधा, हाफ पैंट, हाफ डे, हाफ शर्ट। वाइस, वाइस का मतलब उप, यानी वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर। इसी तरीके से आगे हम इनको देखते हैं। देखिएगा, उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। जैसे ए का अर्थ क्या हो गया है? अभाव, यानी अज्ञान, अधर्म, अन्याय, अशिक्षित और अस्वस्थ। अधः यानी नीचे, अधोमुखी, अधोगति, अधः पतन। स यानी सहित, सजीव, सहर्ष, सनाथ, सहपरिवार, सह जल। चिर का मतलब बहुत देर, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरस्थायी, चिरायु। पुरा यानी पहले या पुराना, पुरातत्व, पुराकाल, पुरातन। सह का मतलब हो गया साथ, सहयोग, सहपाठी, सहधर्मिणी, सहभागी। बहि यानी बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिष्कार। पुनः यानी फिर, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्निर्माण, पुनर्जीवन। अतर यानी भीतर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतरप्रांतीय, अंतरराष्ट्रीय।
सत यानी श्रेष्ठ या अच्छा, सत्यार्थी, सत्कर्म, सत्संग, सज्जन। तिरस यानी बुरा, हीन, तिरस्कार, तिरस्कृत, पुरस यानी आगे, पुरस्कृत, पुरस्कार, पुरस्चरण। प्रादुर यानी प्रकट यानी प्रादुर्भाव। इसी के अंतर्गत और भी उपसर्ग हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। एक से अधिक उपसर्गों से बने शब्द, कुछ शब्दों की रचना एक से अधिक उपसर्गों के मेल से होती है, जिनमें एक से अधिक उपसर्गों को प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, प्रत्युपकार। अब प्रत्युपकार के अंदर प्रति भी उपसर्ग है, उपसर्ग भी है, और इसका मूल शब्द क्या हो गया है? कार। परोपकार, परोपकार में पर और उप, ये दो क्या हो गए हैं? उपसर्ग हो गए हैं। कार क्या हो गया है? मूल शब्द हो गया है। स्वावलंबन, तो स्व और अव, ये दो हो गया, और लंबन मूल शब्द हो गया। अव्यवस्था, वि, अव और स्था, ये मूल शब्द हो गया। समाचार, तो सम, आ, ये क्या हो गए? दो तो हो गए उपसर्ग, और चार हो गया मूल शब्द। दुर्व्यवहार, दुर, वि, आ और हार। इसी तरीके से पर्यावरण, परि, आ और वरण। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंतर्गत दो या दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग जिनमें होता है। मैंने कुछ ही शब्दों का प्रयोग इसमें किया है, आप भी ऐसे बहुत सारे शब्दों को देख सकते हैं और देख करके उनका उपसर्ग आप ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, मेरे द्वारा समझाया हुआ जो उपसर्ग का प्रकरण है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो आज की कक्षा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।